नमस्कार बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम आप लोग को जो हम लोग क्लास 6 मैथ की क्लास लेके चल रहे थे उसी से आपको मैं उसकी अगली प्रश्नावली हल कराने वाली। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम चैप्टर नंबर 4 तक पहुंच चुके थे और चैप्टर नंबर 4 की प्रश्नावली आज हम लोग को 4.5 को हल करना है। तो चलिए फिर जल्दी से इस प्रश्नावली को हम हल कर लेते हैं। काफ़ी दिनों बाद आज मैं फिर मैथ का वीडियो ला रही हूँ, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम थी। चलिए फिर फिलहाल आ गया है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूंगी जो कि इस प्रश्नावली में बेस्ड है। मतलब ये जो प्रश्नावली है कुछ चीजें हैं जिन पे आधारित है। पहले उन चीजों की आपको क्लियर कर दूंगी, फिर आपकी प्रश्नावली के क्वेश्चंस को हल कराऊंगी। तो कम से कम इस प्रश्नावली को हल करने के लिए, इस चैप्टर चौथे नंबर चैप्टर के इस प्रश्नावली को हल करने के लिए आपको 5 चीजें तो मुख्यतः पता होनी चाहिए। आपको 5 चीजें मुख्यतः पता होनी चाहिए। अगर 5 चीजों में पहली चीज की मैं बात करूं तो वो है चतुर्भुज। 5 चीजों में पहली चीज की मैंने बात की तो क्या आया? चतुर्भुज। और अगर दूसरी चीज की मैं बात करूं तो वो आएगा सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा। उसके बाद आएगा सम्मुख कोण। उसके बाद आएगा आसन्न भुजा। आसन्न भुजा। फिर आएगा आसन्न कोण। क्या आएगा? आसन्न कोण। ये हो गए हमारे। इसी 5 चीजों को यदि आप क्लियर कर लेते हो ना तो इस चैप्टर के कोई भी प्रश्न है नहीं आपसे छूटेंगे। मीन इस प्रश्नावली की कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। केवल बस आपको यही 5 चीजें क्लियर करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको चतुर्भुज ज्ञात करना होगा। तो खाली चतुर्भुज ना, तो चतुर्भुज जब भी कोई आपसे बोल दे तो वहां पे कहना कि 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज बोलेंगे। क्या कहना? 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति हमारी क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बोला कोण वोण कोई, क्योंकि हमसे वर्ग आयत तो पूछा नहीं था, केवल आयत पूछा था। तो चतुर्भुज पूछा था। चतुर्भुज में बस हमें 4 भुजाएं होनी चाहिए। चतुर मतलब होता है 4, भुज मतलब भुजा, आपको पता ही होगा। कोई भी 4 भुजाएं, देखिए ऐसे भी चतुर्भुज बन सकता है और ऐसे भी चतुर्भुज बनता है, ऐसे भी चतुर्भुज बनता है, ऐसे भी चतुर्भुज बनता है ना। तो सभी के सभी ही चतुर्भुज हैं। लेकिन अब अगर आप और डीपली पढ़ोगे तो अभी आप चतुर्भुज के प्रकार भी पढ़ लोगे। ये समांतर है, वो समलंब है और ये वर्ग है, वो आया था ना, तो आप वो भी पढ़ लोगे। लेकिन फिलहाल अभी आपके चतुर्भुज में केवल इतना ही जानना है कि चतुर्भुज होती क्या है और चतुर्भुज की आकृति बनती कैसे, बस। और आपको कुछ नहीं जानना। तो बता दिया कि 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ही आप चतुर्भुज कहोगे। जैसे इसमें देख लो, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, उससे जो आकृति घिरी वही क्या हो गया? हमारा रेक्टेंगल। ऐसे ही इन सब में होगा। ठीक है, तो चतुर्भुज क्लियर हो गया कि 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? हमारी चतुर्भुज कहलाती है। चलें इसे मिटा दें। अब बात करते हैं सम्मुख भुजा की। मैं इसको एक बनाए रहती हूँ क्योंकि इसमें आप लोगों को सब समझाना पड़ेगा। सम्मुख भुजा कहाँ आएगा? आसन्न कोण वगैरह ना। तो मैं इस आकृति को एक बनाए रहती हूँ, वैसे मैं कुछ एक्स्ट्रा कर देती हूँ, उसका नाम दे देती हूँ। इस चतुर्भुज का मैं कुछ नाम लिख देती हूँ। ABCD लिख दिया। कुछ भी आप अपनी इच्छा से लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि ABCD लिख XYZ, तुम मतलब आपकी जो भी इच्छा हो आप वो लिख सकते हैं। तो अब हमें आपको बताना है सम्मुख भुजा। सम्मुख से कुछ साउंड हो रहा होगा कि सामने की ना। सम्मुख मतलब क्या? मेरे सामने, मेरे सम्मुख बैठो यानी मेरे सामने बैठो, है ना। तो सम्मुख की जब बात करेगा तो सामने वाली भुजा की बात करेगा। यानी मैं कह सकती हूँ कि AD भुजा BC के सम्मुख है। AD भुजा क्या है? BC के सम्मुख है। समझे? कुछ नहीं समझे? तो ये वाली भुजा इस भुजा के सम्मुख है कि नहीं है?
क्योंकि आप जरा दिमाग लगाइए कि ये भुजा इसके जस्ट सामने है। तो सम्मुख भुजा में क्या होता है कि किसी भुजा के सामने वाली जो भुजा होती है उन्हीं दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, सम्मुख कहते हैं। तो देखिए वैसे ही सम्मुख भुजा है, क्योंकि किसी एक को तो हम कह नहीं सकते। सम्मुख भुजा कहने के लिए कम से कम 2 भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए, क्योंकि जब तक उसके सामने कोई नहीं होगा तब तक आप नहीं बता पाओगे। तो यहाँ देखिए एडी के सामने बीसी था, यानी एडी की सम्मुख बीसी है। दूसरा आप कह सकते हो एबी का सम्मुख डीसी है, कह सकते हैं, है ना। एडी का सम्मुख कौन है, बीसी है, इसके सामने है, और एसी के सामने कौन है, डीसी है। इतना कह सकते हो कि नहीं। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। इतना समझ में आ गया। इसको जब ऐसा कुछ बोल देता है, जब आपसे बोल देगा कि सम्मुख भुजाओं के युग्म लिखिए, तो ये युग्म है, ये क्या है, पेयर है, युग्म। तो जब 2 युग्म कहेगा तो यही आप ऐसे लिख देना, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए भाई, 2 आपको पता होगा युग्म पेयर में क्या था। पेयर में अक्सर 2 चीजें आती हैं। क्या आती हैं, पेयर में 2 चीजें होती हैं। अगर हम मतलब मनुष्यों के पेयर की बात करें तो उसमें एक लड़का रहता है, एक लड़की रहती है ना। तो पेयर में अक्सर ही 2 चीजें आती हैं। तो अब मैं बात करती हूँ सम्मुख कोण की। किसकी बात करती हूँ, सम्मुख भुजा देख लिए। अब बात करते हैं सम्मुख कोण। सम्मुख मतलब कितनी बार बताऊं, एक बार और बताऊं। सम्मुख मतलब होता है सामने, एक भाषा में समझिए तो सम्मुख अर्थ क्या होता है, सामने। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोण ए, भाई ये भुजा और इस भुजा के बीच कुछ झुकाव होगा। मैंने आपको कोण की एक कॉमन सी परिभाषा बताई थी जो आप लोगों के लिए काफी बेटर थी, कि जहां पे कोना होगा वहां पे कोण जरूर होगा। बताया था कि नहीं बताया था। जिस जगह पे कोना हो वहां पे कोण जरूर बन रहा होगा। जैसे हमारे ये वाले हाथ और इस वाले हाथ के बीच यहाँ एक कोने का निर्माण होगा, तो यहाँ भी एक कोण बनेगा। वैसे ही इस भुजा और इस भुजा को लेकर यहाँ एक कोना बन रहा था, इसलिए यहाँ भी कोण बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि कोण ए, क्या पूछ ले, कोण ए के सम्मुख कोण कौन सा है, क्या पूछ ले, कोण ए के सम्मुख कोण कौन सा है, तो क्या उत्तर बताओगे। मैंने बताया सम्मुख मतलब सामने, तो इसी के सामने भागना। तो इसके सामने कहोगे कि सी है, क्या है, कोण ए के सामने कौन है, कोण सी। तो कोण ए का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा। ये तो एक युग्म हो गया। जब आपसे पूछे दूसरा युग्म आप बताइए, तो यानी कोण बी के बराबर कोण डी, ये क्या है, सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण है। समझ गया, सम्मुख का मतलब सामने होगा। बस सब सामने याद कर लो। अगर किसी से आपसे टीचर पूछेगा, बताओ बेटा कि ए बी भुजा के सम्मुख कौन सी भुजा है, ए बी भुजा के सामने आप देखिएगा जो भुजा होगी उसका नाम बता दीजिएगा। मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन सी है। आपसे पूछ सकता है कि कोण बी के बराबर कौन सी कोण होगा, या फिर आपसे पूछ सकता है कि कोण बी का सम्मुख कोण कौन सा होगा ना। चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण। अब आते हैं आसन्न भुजा पे। किस पे आते हैं, आसन्न भुजा पे। अगर मैं आऊँ आप लोग को बताऊं तो देखिए आसन्न भुजा का, आसन्न का मतलब अगर मैं आपको एक भाषा में समझाना चाहूँ या फिर अपनी भाषा में समझाना चाहूँ, तो आसन्न का मतलब आप ले लीजिए लगी हुई। क्या, लगी हुई, लगी हुई। आसन्न का मतलब आप यही ले लीजिए, लगी हुई। इसे हटा देते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, जरा बात को समझिएगा। अगर आपसे पूछता है एडी के आसन्न भुजा बताइए, या फिर एडी का आसन्न भुजा बताइए, अगर ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है कि बेटा अगर ये चतुर्भुज है और अगर ये क्या है, एडी, कहाँ है एडी, ये अगर एडी भुजा है, क्या है, एडी साइड है, तो आपको बताना है कि इसकी आसन्न भुजा कौन सी होगी। आपको यही बताना है। एडी की आसन्न भुजा कौन सी होगी, तो हमें बताइएगा कि एडी से लगी हुई भुजा कौन सी है। एडी से लगी हुई भुजा हमारी क्या है, डीसी है। एडी से लगी हुई भुजा क्या है हमारी, डीसी है कि नहीं। मैंने आपको आसन्न का मतलब ही लगी हुई बताया था।
तो एडी के साथ लगी हुई भुजा हमारी डीसी है, तो एडी की आसन्न भुजा उत्तर आग निकल के आ जाएगा डीसी। क्या निकल के आएगा? डीसी। यदि आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाए कि एबी की आसन्न भुजा बताइए, तो एबी की लगी हुई भुजा कौन है? बीसी है। तो एबी की आसन्न भुजा कौन हो जाएगी? बीसी हो जाएगी। तो अगर आपसे युग्म कह दे, पेयर कह दे, तो लिखिएगा एडी कॉमा डीसी और दूसरा पेयर एबी कॉमा बीसी। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है, तो वो हमारा पेयर हो जाएगा। और ऐसे ही यदि आपसे आसन्न कोण पूछ ले, क्या पूछ ले? आसन्न कोण पूछ ले, तो क्या बताओगे? सम्मुख कोण तो भाई सामने का हो जाता था, है ना, ऐसे सामने सामने। जब आसन्न कोण पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए यहाँ कोण ए बनेगा, यहाँ कोण बी बनेगा, बनेगा कि नहीं? अगर भुजा की बात करूं, मैं किसकी बात करूं? भुजा की। तो वैसे यही कोण आसन्न है, ये कोण क्या है? आसन्न कोण है। और अगर ये सामने चला जाता तो क्या हो जाते? ये दोनों सम्मुख कोण हैं। कैसे कोण है? सम्मुख कोण है। और इस तरफ का रिलेशन उसका आसन्न कोण होगा। क्या होगा? आसन्न कोण। ये दोनों भी आपस में आसन्न कोण होंगे, वैसे ये दोनों भी होंगे और ये दोनों भी होंगे, ऐसे ये दोनों भी आपस में सम्मुख कोण होंगे। तो होप आपको ये पांचों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं अपने प्रश्नावली की ओर। इस प्रश्नावली में ज्यादा नहीं, बहुत ही कम, यानी 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं बस, जो कि पूरा चतुर्भुज पे था, इसलिए मैंने सोचा पहले आपको चतुर्भुज बताऊंगी, फिर प्रश्नों को हल कराऊंगी। चलिए फिर पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कहता है चतुर्भुज पी क्यू आर एस का एक रफ छत्र खींचिए। छत्र मतलब समझते हो? छत्र टाइप का ना, तो करीब हम कुछ योग खींच लेते हैं। चतुर्भुज ही तो ना खींचना है, काइट के जैसे खींच लिए। नाम क्या देना था इसका? नाम इसका देना है पी क्यू आर एस। चलिए छत्र खींचिए, इसके विकर्ण भी खींचिए। विकर्ण क्या होता है? एक कोने से उसके सामने वाले कोने को मिलाना ही क्या हो जाता है? विकर्ण हो जाता है। ठीक है, एक कोने को उसके सामने वाले कोने से मिलाना ही विकर्ण हो जाता है। ध्यान रहे कि त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता है। तो एक कोने से उसके सामने वाले कोने पे मिलाना ही क्या हो जाता है? विकर्ण हो जाता है। तो इसके विकर्ण भी खींच दिए। इस आकृति में 2 विकर्ण संभव थे, हमने विकर्ण खींच दिया। उसके बाद कहते हैं इनके नाम लिखिए। किनके नाम लिखना है? अब विकर्णों के भी सही है, हाँ, इनके नाम लिखिए। क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, इसका नाम लिख देते हैं भाई, जहां पे दोनों प्रतिच्छेद किए हैं वहां पे नाम लिख देते हैं। मैं ओ कर देती हूँ, ठीक है। जहां पे ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण प्रतिच्छेद किया है, मैंने उस बिंदु का नाम ओ दे दिया। क्या दे दिया? ओ। आपसे कह रहा है कि क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर स्थित है या फिर बहिर्भाग में स्थित है। आपको बताना है जो उसका प्रतिच्छेद बिंदु है वह चतुर्भुज के अभ्यंतर वाले भाग में है या फिर उसके बहिर्भाग में है। जरा समझिएगा, अगर मैं यहाँ एक चतुर्भुज बनाती हूँ और इसके अंदर का एरिया क्या कहलाता है? इसके अंदर का एरिया ही अभ्यंतर कहलाता है और इसके बाहर तक कुछ एरिया क्या कहलाते हैं? बहिर्भाग कहलाते हैं। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, बहिर्भाग कहलाते हैं। और इसकी ये बाउंड्री परिसीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? परिसीमा। तो अब आप हमें बताइए ओ है कहाँ? ओ तो इस वाले एरिया में है, यानी ओ कहाँ पे है? ओ इसके अभ्यंतर में है। कहाँ है? अभ्यंतर में। हमसे केवल एक ही क्वेश्चन पूछा था इस प्रश्न में कि क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है? हाँ, विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर स्थित है। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा है कि चतुर्भुज के LMN का एक रफ चित्र खींचिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे कहता है कि कोई चतुर्भुज पर एक रफ चित्र मैं ऐसे ही खींचूंगी, ऐसे कोई भी चतुर्भुज खींचना है। ये तो नहीं बोला है कि ये वाला वो वाला, तो हम कोई भी चतुर्भुज, उसका नाम दे देते हैं KLM
एन, ये आपसे उसमें बोला है, आपके प्रश्न में बोला है कि चतुर्भुज KLMN खींचिए। किस दिया? बताइए क्या बताना है। तो पहला क्वेश्चन, सम्मुख भुजाओं के दो युग्म बताना है। इस प्रश्न में आपको सम्मुख भुजाओं के दो युग्म बताने हैं। क्या बताने हैं? सम्मुख भुजाओं के दो युग्म। तो मैंने सम्मुख भुजाएं बता रखी हैं सामने। तो पहला युग्म होगा उसका LMKN तथा दूसरा होगा KLMN। हो गया, दो युग्म खींचने थे। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। कह रहा था कि दो युग्म खींचिए, एक युग्म ये एक पेयर ये हो जाएगा, दूसरा पेयर हमारा ये दो युग्म हो गए। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि सम्मुख कोणों के दो युग्म खींचिए। अब सम्मुख कोणों के भी दो युग्म खींचने, तो एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो देखिए इसके सामने तो यानी कोण L कॉमा कोण N तथा कोण M कॉमा कोण K। हो गए दो पेयर। दो पेयर हो गए ना, देखो दो पेयर में दो ही चीजें होती हैं, तो यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, एक युग्म बना, एक युग्म ये बना। इसका सामने के ये दोनों ले लिए और ये दोनों ले लिए, हो गए पेयर। चलिए उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, आसन्न भुजा के दो युग्म खींचिए। अब आपको आसन्न भुजा के दो युग्म खींचने हैं। तो आसन्न भुजा किसे कहेंगे? पता ही होगा, लगी हुई भुजा। तो अगर मैं बोल दूं LM की आसन्न भुजा क्या होगी? MN होगी। तो लिख दीजिए LM कॉमा MN तथा उसके बाद अगर मैं बोल दूं कि NK की आसन्न भुजा क्या होगी? KL। तो NK कॉमा KL। हो गए दो युग्म, आसन्न भुजा के दो युग्म हो गए। एक युग्म हमारा ये होगा, दूसरा युग्म हमारा ये होगा। दो ही युग्म हमें खींचने थे। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन, आसन्न कोणों के दो युग्म खींचिए। इसीलिए मैंने पहले आपको सारी चीजें क्लियर कर दी थी कि आपको आगे क्वेश्चन हल करते वक्त कोई भी डाउट ना रह जाए। आसन्न कोणों के भी दो युग्म खींचने, तो आसन्न कोण ये और ये, तो कोण L कॉमा कोण M तथा कोण K कॉमा कोण N। हो गए चारों कोण आ गए ना, 1 2 3 4 हो गए। ये दोनों भी आसन्न हो गए, ये दोनों भी अगर ऐसे ऐसे लेते तो ऐसे ऐसे नहीं लेते, क्योंकि कोई भी कोण रिपीट नहीं होने चाहिए। तो चारों कोण आ गए। कोण L कॉमा कोण M क्या होंगे? आसन्न कोण होंगे। वैसे ये दोनों भी आसन्न हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लंबा है, लेकिन समझिए बहुत आसान है। कहता है खोज कीजिए। अब आपको रिसर्च करनी है, पट्टियां और उन्हें बांधने की वस्तु लेकर एक त्रिभुज बनाइए। आपको कुछ पट्टियां लेनी है, जैसे बड़ी बड़ी, जैसे देखा नहीं पट्टी जैसे ना, जिससे फट्टा हम लोग इसको बोल सकते हैं, वैसे ही आपको कुछ पट्टियां लेनी है और उन्हें बांधने की, मतलब रस्सी वस्सी ले सकते हैं, उससे आप एक त्रिभुज बनाइए। ठीक है, उन्हीं पट्टियों को लेकर आप एक त्रिभुज बनाइए। चलिए हमने यहाँ इसे किसी चीज से बांध रखा है। ठीक है, बांध एक त्रिभुज बनाइए और एक चतुर्भुज भी बनाइए। इन्हों पट्टियों से आपको एक चतुर्भुज भी बनाना है। यहां भी मैंने इसको बांध रखा है, थोड़ा सा ये ऐसे बाहर जाएगा तभी बंधा सकता है। ठीक है, बांध दिया। फिर कह रहे हैं कि चतुर्भुज बनाइए, बना दिए। त्रिभुज की किसी एक शीर्ष पर पट्टियों को अंदर की ओर दबाने का प्रयत्न कीजिए। त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, आप उसकी किसी भी शीर्ष से उसकी पट्टियों को अंदर की ओर दबाने की कोशिश करिए। क्या आप दबा पाएंगे? नहीं दबा पाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि दबाने की कोशिश प्रयत्न कीजिए। यही कार्य आप चतुर्भुज के लिए भी करिए, यही कार्य आप चतुर्भुज को करिए। इसका कोई शीर्ष, एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये आप किसी भी तरफ से दबाइए। हाँ, चतुर्भुज को अगर आप दबाओगे ना तो इसकी हो सकता है ये वाली पट्टी खसक के यहाँ तक आ जाए, क्योंकि रस्सी तो बांधी है, कोई अज्जड़ तो होगा नहीं गया, तो हो सकता है ये खसक के
यहाँ आ जा, देखते हैं आगे क्या पूछ रहा था। कर लिए, दोनों के साथ हमने कार्य कर लिए। दबाने वाला काम हमने त्रिभुज के साथ भी किया, चतुर्भुज के साथ भी किया। कहता है क्या त्रिभुज में कोई परिवर्तन आया, हमसे पूछ रहा है क्या त्रिभुज में कोई परिवर्तन आया। भाई दबाने पे इस पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसके बाद कह रहा है क्या चतुर्भुज में कोई परिवर्तन आया। हाँ, चतुर्भुज में परिवर्तन आया है। क्या चतुर्भुज में कोई परिवर्तन आया। हाँ। उसके बाद क्या त्रिभुज एक दृढ़ आकृति है। बिल्कुल, त्रिभुज क्या है, एक दृढ़। दृढ़ मतलब होता है मजबूत। दृढ़ मतलब क्या होता है, मजबूत। तो त्रिभुज क्या है, एक दृढ़ आकृति है। भाई उसके सिरों से दबा रहे हैं, वो नहीं खिसक रहा है, इसका मतलब वो मजबूत है ना। मजबूत कहाँ पहुंचे थे। क्या त्रिभुज एक दृढ़ आकृति है। हाँ है। क्या कारण है कि विद्युत टावरों जैसी संरचनाओं में त्रिकोणीय आकारों का प्रयोग किया जाता है और चतुर्भुजीय आकारों का नहीं। हमसे कारण पूछ रहा है कि जो विद्युत टावर होते हैं उनमें क्या कारण है कि 3 कोणीय आकारों का प्रयोग किया जाता है, 4 कोणीय आकारों का नहीं। तो कारण सुनिए, क्योंकि आप लिख सकते हो ऐसा कि विद्युत टावरों में त्रिकोणीय आकार की संरचनाओं का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह दृढ़ होती है और दाब पड़ने पर इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। यहाँ मैंने जैसे ही दाब लगाया, इसकी पट्टियां क्या हो गई, खसक गई। आप किसी भी सिरे से लगा लेना, सब खसक जाएंगी। लेकिन आप अगर इसके किसी भी सिरे से लगाओगे तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसीलिए जो विद्युत टावर होते हैं उनमें हम त्रिकोणीय वस्तु आकार की चीजों का प्रयोग करते हैं। उत्तर क्या होगा, क्योंकि यह मजबूत होती है और दाब लगाने पर इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आपकी प्रश्नावली खत्म हो गई। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बातें हमारे समझ आई होगी। चलिए फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में इस प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हुए। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में जो बेल आइकन दिख रही होगी उसे प्रेस कर लेना, लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।